चंद दिन बाद सड़क के दोनों तरफ में लगे दरख्तों पे फेरी लाइट्स लिपटी थी। तारकोल की स्याह चौड़ी सड़क साफ सुथरी थी। नए साल के लिए किया गया चरागाह इमारतों के हुस्न को दोबाला किए हुए था। 31 दिसंबर आज अपने साथ नई तब्दीलियां लाने वाला था। ऐसी चौड़ी सड़क पे एक गाड़ी गैस गंभीर की भी थी। गाड़ी की खिड़की पे कोने टिकाए वो सुस्त रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मेहदी वापस आ चुका था और गैस उसे एयरपोर्ट से लेने जा रहा था। सड़क पे थोड़ी देर बेकार नसें एकदम चमक उठी। अपने मोबाइल पे शायद कोई एड्रेस देखती सीनिया हाकिम उसकी नजरों में आई। गिल्ट ऊद कर आया। उससे गाड़ी उस तरफ मुड़ी जहाँ वो थी। चंद पल बाद वो गाड़ी उसके करीब रोक चुका था। अपने करीब गाड़ी रुकते देख सीनिया चौंक गई। शीशा नीचे हुआ और उससे जिस इंसान को देखा यहाँ उसका हल तक कड़वा हो गया था। मुझे बात करनी है। तहक्कुम से कहा, जैसे सारी दुनिया उसकी मुलाजिम ही तो है। मैंने तुम्हारे मुंह पे हाथ नहीं रखा, कहो जो कहना है। वो कहकर आगे चलने लगी। केस खोल कर रह गया। इतने नखरे क्यों कर रही है? वो चलकर बड़बड़ाया। गाड़ी उसी तरह सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ाई। गाड़ी में आकर बैठो, मुझे बात करनी है। तुम्हें लगता है मैं यूं ही हर किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाती हूँ? वो चलते चलते बोली। मत बैठो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब ऑफर है। कल कैसे आ जाना। मेरे पास तुम्हारे लिए इनकार है और इसके लिए तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं। कान खोलो और सुनकर चले जाओ। वो बगैर किसी लिहाज के बोली। कैस उसके बराबर गाड़ी चलाता रहो। अगर तुम ये सुनना चाहती हो कि मैं कहूँगा कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, वापस चली आओ, तो मेरा ख्याल है तुम गलत हो। मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि इस वक्त तुम्हारी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए हैरान कुन है। वो सड़क के किनारे चल रही थी और गैस गाड़ी को सुस्त रफ्तार से चलाता हुआ उससे बात कर रहा था। ना वो गाड़ी में बैठी ना वो उतर कर आया। अनाए हूँ तो ऐसी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, तुम मुझे यहाँ नजर आ गई। वैसे अगर तुम सोचो तो उस रोज़ जो कुछ हुआ उसमें मेरी वाकई कोई गलती नहीं थी। जी बिल्कुल, मेरी गलती थी। एक मरीज के साथ सर देर को बैठ गई और उसकी ना समझ आने वाली पजल को सुनती रही, जहाँ कहानी बिखरी हुई किरदार मरे हुए थे। कैसे लब भींच लिए। स्टीयरिंग व्हील पे उससे ग्रिप सख्त हुई थी। तुम्हें इस तरह मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं थी। जी सही कहा। अपने वर्कर्स को बता दे, आइंदा काम हो तो ऑफिस के अंदर ना आए, ठेले वालों की तरह बाहर से आवाज से देते रहे। ऑफिस आना सही था, मगर यूं बैठकर मेरी बातें सुनना गलत। क्या मैंने तुम्हारे हलक में उंगली डालकर कुछ उगलवाया था? तुमने इससे कहा क्या? आखिर तुम चुप क्यों नहीं कर जाती? उससे गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारा। आखिर तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते? जीनिया ने भी गुस्से से उसकी गाड़ी को ठोकर मारी। गैस वो चक्का रह गया। तुमने मेरी गाड़ी को पैर कैसे लगाया? आखिरी इत्तलात तक मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे भी गुस्सा आता है जैसे कि तुम्हें। ठहर कर कनखियों से स्टीयरिंग व्हील की जानिब इशारा किया। मैंने अपनी चीज को नुकसान दिया, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा था तो अपनी चीजों पे निकालती। उसे तहम्मुल का मुजाहरा किया। चूंकि मेरे अब्बा हजू ने सुनसान सड़क पे मेरे लिए कोई विरासत नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुम्हारी गाड़ी पे गुस्सा निकालूंगी। अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो उन पैसों से पूरा कर लेना जो खतिया लिए। उस पल उस सड़क पे कैसे हदीवा की आईडिए और यहाँ रुककर उससे बात करने पर 1000 दफा लानत भेजी थी। तुम्हें नहीं लगता इस तरह लड़ने की बजाय हमें बात करनी चाहिए, बल्कि एक डील कर लेनी चाहिए? वो थोड़ी दूर गई तो गैस की गाड़ी एक बार फिर आकर उसके पास रुकी। मेरा नहीं ख्याल ये बात करने को कुछ रह गया है। तुमने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। तुमने मुझे इतने सारे लोगों के दरमियान जलील किया। जानते हो इस गुनाह का इल्ज़ाम लगाना कैसा होता है, जो आपने किया भी ना हो। एक लम्हे के लिए गैस के सामने थाने की वो 3 रातें घूम गई। ये लड़की अगर उसका लेसर वर्जन ना होती तो इस वक्त उसी गाड़ी के नीचे उसे कुचल कर चला जाता। तुम्हारा ऑफिस बहुत ऊंचा और आला था। मैं वहाँ कुछ भी नहीं थी। और जब मैं कुछ बनने लगी तो तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे आसमान से जमीन पे फेंका। कैस को उसकी आवाज़ गली से लगी। शायद वो हर्ट हुई थी। क्या तुम बुलंदियों का सफर करना चाहोगी? कम से कम तुम्हारे करीब रहकर नहीं। आदमी लहजे में कहकर वो आगे बढ़ गई। अब की कैस से गाड़ी को रेस दी और आधी फुटपाथ पे चढ़ाकर एन उसके सामने खड़ी कर दी। जीने के लिए ये मुतवक्का था। उसका पैर गाड़ी की टायर तले आधे आधे बचा था। वो दिल पे हाथ रखते हुए पीछे को हुई। ये क्या हरकत है? मुझे चोट लग सकती थी। चोटें इंसान को मजबूत बनाती हैं, और तुम्हें देखकर ये नहीं लगता कि तुम्हारी पहली चोट होगी। शाह ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। तुम क्या चाहते हो गैस? जीने ने बिलाकर थक कर पूछा। फिक्स। यकलफ्सी जवाब। जो मैं हमने फैलाया है मैं उसे फिक्स करना चाहता हूँ। मैं यूं किसी का करियर नहीं खाता। जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं। तुम मिस कह रहे हो और मुझे गलती सुनाई दे रहा है।
क्या अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि तुम्हारी सुनने की सलाहियत कितनी गैर ज़रूरी है? सीने पे बाजू बांधकर दबा देने वाले अंदाज में कहा। सीनिया कुछ न बोली तो कैसे संजीदा हो। संजीदा बात कर लेते हैं। क्या तुम वाकई इस बात से हर्ट हो कि मैंने तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, या फिर तुम इस बात पे गुस्सा हो? अब के सीनिया के तने में तासुरात ढीले पड़े। उससे गहरी सांस ली, आसपास देखा और दोनों हाथ गाड़ी की शीशे पे रख के आगे को झुकी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुमसे नफरत कर सकूं, हर्ट हो सकूं या फिर गुस्सा। वक्ती तौर पे ये तीनों लम्हे आए थे, मगर तुमने ये सब कुछ अना की खातिर या फिर मुझे गिराने को नहीं कहा। ये सब तुमने चाहे फरार हासिल करने को किया। तरीका गलत था, लेकिन तुम सही तरीके वाले आदमी नहीं हो। फरार हासिल करने वालों पे गुस्सा नहीं हुआ जाता, उन पे तरस आता है। मगर तुम्हारा मामला मुख्तलिफ है, तुम पे तरस नहीं आता। तुम्हें या किसी और को मुझ पे तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम गुस्सा नहीं हो, हर्ट नहीं हो, फिर वापस ना आने का मकसद? दरख्तों की फेरी लाइट्स की रोशनी सीनिया के चेहरे पे पड़ रही थी। उसी रोशनी में उसकी मुस्कुराहट वाज़ेह हुई। मैं जानती हूँ उस रोज़ तुम क्या चाहते थे, लेकिन बाकी 10 लोग नहीं। उन्हें लगता है कि जीना एतबार के काबिल नहीं। मैं वहाँ वापस जाऊंगी तो क्या मेरी कोई इज्जत करेगा? ज़रूर करेगा। अगर मैं तुम्हें कोई काबिल एतबार रुतबा दूँ। मेरी पर्सनल एडवाइज़र बनने के बारे में क्या ख्याल है? जीने की मुस्कुराहट गायब हुई। उसे शौक लगा था। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम्हें गलत तरीके से निकाला गया, लेकिन तुमने चंद घंटों में खुद को बेगुनाह साबित किया। तुमने मेरी जो तस्वीर ली वो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गई क्योंकि वो असली थी। तुम मेरा असल जानती थी। तुमने 2 दिन के अंदर जान लिया कि मैं ब्लॉक का शिकार हूँ। तुम मेरे जैसा सोचती हो, मेरी तरह रिएक्शन देती हो और मेरे जितनी जालिम हो। इनडायरेक्टली तुम मुझे सोलमेट कह रहे हो। मैं ये नहीं मानता, लेकिन ट्राई कर लेने में क्या कबाहत है? उससे गहरी सांस ली। फिर क्या ख्याल है? क्या तुम दोबारा कैसिम ज्वाइन कर रही हो? वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर बिलाखिर फैसला कर लिया। काउंट मी इन। वो कहकर पीछे को हुई। गैस के दिल से फोर्स से रखने लगा। कम से कम उसका ज़मीर आज़ाद हो गया। वो जीनिया को देखकर मुस्कुराया, हाथ आगे बढ़ाया। जीनिया ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसके हाथ से मिलाया नहीं। दोनों ने जरा से फासले पर अपने अपने हाथ हिलाए, यूं जैसे किसी से मसाफा करते वक्त हिलाते हों। फिर दोनों ने अपने हाथ वापस पीछे किए। ये दुनिया की सबसे अनोखी डील थी, जिसमें हाथ नहीं मिलाया गया, जो ऑफिस की बजाय सड़क पे हुई, जिसमें बॉस कुर्सी पे नहीं गाड़ी में था, जिसमें एम्प्लॉय ने बैठने की पेशकश कबूल नहीं की थी। दुनिया के दो उजूबों के दरमियान ऐसी ही डील हो सकती थी। एयरपोर्ट पे लोगों का ढेर सारा रश था। बांध बांध की बोलियां, बैग उठाए अपने प्यारों से मिलते अलविदा कहते लोग। उन सब के दरमियान कैस गंभीर अलग थलग सी जगह पे बैठा था। लोग उसे पहचानते थे। उसकी नई वायरल होने वाली तस्वीर के बाद तो वो कई लड़कियों का क्रश भी बन चुका था। अपने ऊपर पड़ती लोगों की नज़रों से बेजार वो बस मेहदी के आ जाने का इंतज़ार कर रहा था। दफातन एक मोउमर खातून उसके साथ आ बैठी। गैस को कोफ्त हुई। आखिर सारी दुनिया लोगों से खाली क्यों नहीं हो जाती, ताकि इंट्रोवर्ट सुकून से रह सकें। खातून चंद पल उसे देखती रही, फिर बिलाही कला खंकार कर उसे मुहादिब किया। तुम गैस हो ना? मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। सच कहते हैं, फोटोग्राफर्स दुनिया बदल सकते हैं। गैस से मोबाइल से चेहरा उठाया। उसे बोलना पसंद ना था, मगर बोलना उसका काम था। जी, मैं वही हूँ। मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। उसकी ख्वाहिश है कि किसी दिन वो तुम्हारे हाथ से डिज़ाइन किया हुआ कुछ पहन सके। मैं औरतों के कपड़े नहीं बनाता। उस कमबख्त से कोई पूछे, वो सुर्ख गाउन फिर मेहदी को पहनाना था या बराक को? तब्दीलियाँ अच्छी होती हैं बच्चे। इंसान की रूह को ज़िंदा रखने के लिए तब्दीलियाँ करते रहना चाहिए। मुझे कांस्टेंट रहना पसंद है। उससे बात समेटनी चाहिए। ये तो तुमने खुद को बताया है ना। गौर करो उन चीज़ों पे जो तुम्हें पसंद ना थी या फिर गैर ज़रूरी लगती थी, मगर तुमने की और तुम्हें अच्छा लगा। अच्छा ना सही, बुरा भी ना लगा। वो मिसर हुई। गैस को सोचने की ज़रूरत न पड़ी। आज शाम उस सड़क पे गाड़ी खड़ी करके दी जाने वाली जॉब ऑफर उसके बारे में तो उससे ख्वाब में भी ना सोचा होगा। आह, कितना शर्मिंदा कर देने वाला काम है। मेहंदी गंभीर 15 मिनट बाद आएगा, उसकी फ़्लाइट लेट है। गैस ठहर सा गया। वापस कुर्सी पे बैठते हुए अब कि उसकी सारी असायात बेदार हो चुकी थी। मुझे अप टू डेट रहना पसंद है। खातून चिता कर बोली। गैस से बस सर को हफीफ सी चंपिश थी। मोबाइल चलकर पूछा तो वॉलपेपर पे लगी तस्वीर नजर आई। ये तुम्हारी भांजी है ना? मैंने मेहदी के अकाउंट पे उसकी तस्वीर देखी थी। वो वॉलपेपर को देखते हुए बोली। गैस मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट पे उसका इख्तियार नहीं था। ये हमारी भांजी है, लेकिन ये मेहदी से ज़्यादा मुझे पसंद करती है। मैं इसे मेहदी से ज़्यादा अच्छा लगता हूँ।
उसके बस में ना था कि पोस्टर लगवा लेता हूँ। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई पार्टनर या बीवी? उनके अगले सवाल पे कैस बेहोश होते होते बचा था, चेहरा अलग सुर्ख हुआ। असल में मैं अपनी बेटी का प्रपोजल लाई हूँ। इतनी देर तुमसे बात करके परख रही थी कि तुम कैसे इंसान हो। मैं मंगनीशुदा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसी से शादी करूँगा। वो तुरंत बोला। मोम और हाथून मायूस सी हुई। उसी पल मेहदी भी कंधे पे सफरी बैग लिए उसी तरफ आता दिखाई दिया। वो करीब पहुंचा तो उसके कानों में बूढ़ी औरत के अल्फाज पड़े। तो फिर मैं ना समझूं? साफ साफ ना, एक क्लियर ना। आपकी बेटी और आप आइंदा इस तरह किसी को भी प्रपोजल ना भेजिएगा। लोगों को हरासा मत करें बीवी। वो जल्दी से बोला। अंदर तक लर्ज गया था। खातून मायूसी सुटने लगी जब मेहदी उनके सामने आन खड़ा हो। मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ाता हूँ। वो उनका हाथ पकड़े उनके साथ चलने लगा। कैस नागवारी से उसे जाते देखता रहा। आपकी बेटी बहुत कीमती है, आप जानती हैं ना? वो उनके साथ चलते हुए कह रहा था। उसके लिए ढेर सारे प्रपोजल्स आएंगे, मुझे यकीन है, लेकिन आप आइंदा इस तरह किसी मर्द से उसकी बात नहीं करेंगी। नरम तन भी। हर मर्द इस काबिल नहीं होता कि उसे अपने घर की लड़की थमा दी जाए। कैस भी नहीं। उन्होंने रुककर मासूमियत से पूछा। मेरी उनके कान के पास झुका। कैस तो बिल्कुल नहीं। 32 साल की सड़ी हुई मम्मी है, बस आज अपनी सफ़ेद पट्टियां घर पे छोड़ आया है। वो इस कदर संजीदगी से बोला कि हाथून हंसी। कुछ देर कबल जो चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख था, अब वो हंस हंस कर सुर्ख होने लगा। आपकी बेटी को कैसे बेहतर लड़का मिलेगा? इंशाल्लाह। हर इंसान का जोड़ अर्श पे बन चुका है। यहाँ एयरपोर्ट पे आप उसे रिश्ते का प्रपोजल देंगी, उसका रिएक्शन जाहिर है यही होगा। बूढ़ी औरत के साथ चलता वो बाहर निकल आया था। तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? बेटी खूबसूरत है मेरी। वो अब मुस्कुरा कर कह रही थी। मेहदी ने कानों को हाथ लगाया। मैं आपकी पेशकश पे फौरन हाँ कहता, मगर हाल ही में मेरा दिल टूटा है। अभी तक उस गम से नहीं निकल पाया। अल्लाह तुम्हारे दिल को तंदुरुस्त करे। अल्लाह तुम्हारे लिए नेक बख्त औरत लिखे। दुआएं दे दी वो पलट गई। मेहदी उन्हें जाते हुए देखता रहा। अगर हिदमत हल्क हो गई हो तो घर चले। आवाज से उससे गर्दन तिरछी करके देखा। कैस उसके साथ खड़ा था। मुझे ये जता करके मैं इंतहाई रूड और बदतमीज आदमी हूँ। अब तुम्हारा दिन अच्छा गुजरेगा, है ना? हर बात कहने का एक तरीका होता है। हर मर्द, हर औरत को, हर इंसान को ये तरीका आना चाहिए। हमारी जनरेशन का मसला है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चक्कर में बदतमीज होते जा रहे हैं। यानी वो औरत एयरपोर्ट पे मेरी प्राइवेसी में खलल डालकर मेरी मंगेतर की होते हुए मुझे रिश्ते की पेशकश करने के बाद भी नॉन गिल्टी है। वाह, सच कहकर फंस गया मैं। वो दोनों एक साथ कदम उठा रहे थे कि इसके चेहरे पे फरमी थी। वो गिल्टी या नॉन गिल्टी नहीं है, वो बूढ़ी औरत है। बूढ़े बच्चों जैसे होते हैं। और अगर सच की बात है तो इस दुनिया में नबी करीम से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं था। मगर वो कभी लोगों का दिल नहीं दुखाते थे। सच दिल नहीं दुखाता, लहजे दुखाते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो फ्रंट सीट पे आ बैठा। कैस भी अपनी जगह पे आकर बैठा। तुम उस औरत के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं की। मैं तुमसे तुम्हारे लिए बहस कर रहा हूँ। तुम उस औरत की बात मजाक में भी उड़ा सकते थे और नरमी से ख़त्म भी कर सकते थे। अब मेरी जान बख्श दो खुदा के लिए। आखिर में वो हाथ बांध कर बेसारी से बोला। अब कैस उससे अगले कई दिन माफ़ नहीं करने वाला था, लेकिन है थी। जीनिया को निकाल कर जो उससे किया था, मेरी वैसे भी उससे बात नहीं करना चाहता था। एयरपोर्ट से गंभीर महल तक का सफ़र खामोशी से कटा था। थोड़ी देर बाद उसी सड़क पे एक और गाड़ी सीनियर हाकिम के सामने आकर रुकी। अब की बार ना वो चौंकी थी, ना ही उसे कोई खौफ महसूस हुआ। उसके तासुरात सपाट रहे। सिया एसयूवी का दरवाज़ा खोल पलाश मीर बाहर आया। जीनिया ने उसे नहीं देखा। वो उसे नहीं देखना चाहती थी। उससे जीनिया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो चुपचाप अंदर बैठ गई, लब खींच लिए। उससे तो बलाज के साथ पैदल चलना भी कबूल किया था, मगर फिर भी किसी रेस्टोरेंट चले, वो खुशगवार पेशकश कर रहा था। जीनिया को वो वक्त याद आया जब बलाज रेस्टोरेंट के नाम से कतराता था। काम की बात करो, क्यों मिलना था? जीनिया ने बेसारी से कहा। जानती हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया, वो यासियत से कह रहा था। जीनिया खामोश रही। मैं मानता हूँ मैंने गलती की। उस रोज़ जो तुम्हारा रिएक्शन था, हर बीवी का रिएक्शन ऐसा ही होता। मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था, या फिर तुम नहीं गए क्योंकि तुम लालची इंसान थे, क्योंकि तुम मुझ पे गिव अप कर सकते थे मगर उस लड़की पे नहीं। तुम मुझ पे हाथ भी उठा सकते हो, मुझे तलाक भी दे सकते हो, और तलाक देने के बाद ये वापस भी आ सकते हो। या मैं तुम्हें वाकई इतनी अरसा लगती हूँ? दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं जैनी, दीन इसकी इजाज़त देता है। बिल्कुल देता है, मैं भी देती। अगर मैं तुम्हें औलाद ना दे सकती, अगर मैं तुम्हारा घर ना संभाल सकती,
मुआशरे में तुम्हें मेरी वजह से सबकी उठानी पड़ती, या फिर मुझसे तुम्हारा दिल भर जाता। तुम्हें मेरी जगह किसी और औरत की ख्वाहिश होती। खुदा की हो कसम, मैं तुम्हें खुद दूसरी शादी की इजाज़त देती, लेकिन तुम। उसकी आंखें सुर्ख अंगार हुईं। तुमने चंद टकों की लालच के लिए मुझे धोखा दिया। तुम्हारे दिल में मैं थी, और तुमने उस दूसरी औरत की भी नाकदरी की। दीन का नाम तब लो जब तुम्हारी जुबान पाक हो, लालच और मुफाद से पाक। हम वापस एक साथ हो सकते हैं, तुम एक बार। उसे सीनिया का हाथ पकड़ना चाहा, जिसे उससे बेदर्दी से झटका। हम हलाला कर सकते हैं। 3 तलाक देने के बाद बीवी शौहर पे हराम हो जाती है, लेकिन अगर वो उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है तो औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह और तलाक के बाद उसके पास वापस आ सकती है। मगर हलाले की कुछ शराइत हैं जिन्हें आगे कहानी में बयान किया जाएगा। पत्थरों का कोई टाल सा था जो सीनिया के सर पे आकर लड़का था। इट्स ईजी। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा है और तुमसे निकाह कर लेगा, और फिर मैं। सीनियर ने स्टीयरिंग व्हील अपनी गिरफ्त में लेकर उसे घुमाया। गाड़ी के टायर चिरचिराए और एकदम गाड़ी एक दरख्त से लगते लगते बची। गाड़ी रुक गई थी, मगर सीनियर के अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। तुम्हारी जूरत कैसे हुई बलाजमीर? उससे एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा, मैंने तुम्हारा बाप खुरच कर निकाल दिया है, और अब तुम्हारे साथ होना तो दूर, मैं तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करती। अगर दोबारा तुमने मुझसे ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हारे साथ इतनी बुरी पेश आऊंगी कि तुम याद रखोगे। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी, जब बलाज ने बाजू से खींचकर उसे वापस अपनी तरफ मुड़ा। स्याकारी के मामलात से वाकिफ हो तुम? वो बर्फ ठंडे लहजे में बोला था। जीने ने ना समझी से उसे देखा। सिर्फ एक बार मैं अपनी जुबान खोलूंगा, और तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। सिर्फ एक बार मुझे ये कहना होगा कि मैंने इस्लामाबाद के किसी 5 स्टार होटल में तुम्हें गैर मर्द के साथ देखा है। जानती हो तब क्या होगा? जीनिया को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। उसके जिस्म से बेख्तियार सांस निकल गया था। आली शलसी हो गई वो। तुम मुझे जानती हो ना, तुम हमारे रवाज भी जानती हो। जब तुम्हारा अपना शोहर खड़ा होकर कहेगा कि तुम एक घटिया किरदार की औरत हो, तब हर कोई मेरी बात का यकीन करेगा। कोई तुम पे थूकेगा भी नहीं। जीनिया हाकिम, तुम्हें लगता है तुम मुझे छोड़ सकती हो? बशर, मैं बशर को बताऊंगी। बशर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बलाश ने महसूस कुन अंदाज में अबरू उठाए। तुम्हें वाकई लगता है बशर तुम्हारे लिए तब खड़ा होगा जब मैं तुम्हारे खिलाफ हूँगा? क्या वाकई? वो गर्दन पीछे फेंक कर हंसने लगा था। जीनिया अब तक शल थी। गैरत के नाम पे होने वाले कत्ल आज भी उसके सूबे में गैरत का सिंबल समझे जाते थे। लेकिन लेकिन अगर तुम्हें शक है तो हम अभी के अभी कंफर्म कर लेते हैं कि बशर तुम्हारे साथ है या फिर मेरे साथ। उसने कहते वो मोबाइल बाहर निकाला, कॉल मिलाई, रिंग जाती रही और थोड़ी देर बाद कॉल अटेंड भी हो गई। हेलो बशर। हाँ भाई, कैसे हो तुम? उसके लहजे में चाशनी सी खुल गई। सामने से कुछ कहा गया। बलाज मुस्कुराया। हाँ यार, आज ही पाकिस्तान आया हूँ मैं। इस बार कराची नहीं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट आया था। गवादर कब आ रहे हो? जीनिया से मिले हो? मैं उसकी वार्डन के पास तुम्हारा नाम और तस्वीर छोड़ कर गया हूँ। कोई मसला नहीं होगा। बशर का लहजा खुशगवार था। वो उसे बेनुई वाला प्रोटोकॉल देने की कोशिश कर रहा था। मैं जीनिया से मिलने गया था, लेकिन जीनिया ने उसे ट्रॉमाई वक्फा लेते देखा। क्या तुमने उसे जॉब करने की इजाज़त दी है? चलो, जॉब की इजाज़त देना भी समझ आता है, मगर वो सड़क पे किसी मर्द के साथ खड़ी बातें कर रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बहन के बारे में सोच समझ कर बोला करो। मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ, चाहो तो सबूत भेज सकता हूँ। मेरे पास वीडियोस और तस्वीर हैं। तुम। वो आगे कुछ कह पाता कि जीनिया ने फ़ोन उसके हाथ से झपट लिया। बलाज मुस्कुराता रहा। ये झूठ बोल रहा है बशर। इससे मुझ पे हाथ उठाया है, इससे मुझे मारा है, इससे मुझे। बोलते बोलते वो रुक गई। आंखों की पुतलियां साकित हुई। बलाज ने तंजिया अबरू ऊपर को उठाए, यूं जैसे कह रहा हो, बताओ सैनी, आगे बताओ। इसने क्या किया है जैनी, मुझे बताओ। खुदा की कसम, मैं इसके पूरे खानदान को देख लूंगा। वो बामुश्किल सब किए हुए था। जीनिया ने ढेर सारा थूक निकला। कोई भी लड़की अपने ब्रेकअप, अपनी तलाक, अपनी मार का जिक्र फौरन नहीं करती थी। उससे हिम्मत मुश्तमा की। चिताती नजरों से बलाज को देखा। बलाज ने मुझ पे हाथ उठाया बशर। बलाज ने मुझ पे शक किया। हर फोन कॉल, हर बात पे वो अब्दुल्ला को बीच में लाता है। बशर के जबड़े भींच गए, हाथों की नसें फूल गई। बलाज ने कहा कि वो मुझे तलाक दे देगा। बशर के हाथ से मोबाइल छुट्टे हुए बचा था। बलाज की मुस्कुराहट गायब हुई और सीनिया के दिल से ढेर सारा बोझ से रख गया।
पलाश ने तेजी से फ़ोन सीनिया के हाथ से लिया मगर कॉल कट चुकी थी। वो दीवानावार प्रेशर को कॉल मिलाने लगा था। सीनिया ने उसके चेहरे पे वहशत देखी। वो कोई और दौर होता था बिलाज, जहाँ मर्द अपनी बीवियों को तलाक दे देते थे और रुजू कर लेते थे, तलाक देते थे और रुजू कर लेते थे। ये साइकिल फिर चलता ही रहता था। मगर अब ज़माना बदल चुका है। उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती थी। उससे अपने आखिरी अल्फाज पे जोर दिया। दीन ने औरत के लिए गुंजाइश निकाली है और अब तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई मर्द किसी औरत को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा दीन, मेरे मुल्क का कानून ये इजाज़त नहीं देता। उससे गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। पलाज पीछे पकता जगता रहा। वापसी के सफ़र में सीनिया की आंखों ने पल पल आंसू बहाए थे। जिंदगी फेरी टेल नहीं थी। उसने क्यों समझ लिया कि उसका कफस टूट गया है। नया साल शुरू होने में 2 घंटे बाकी थे। सारे का सारा इस्लामाबाद आज किसी कैफ़े, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब्स या फिर किसी तफरी मुकाम पे मौजूद था। अगर कहीं मर्दानी सी छाई थी तो वो सीनिया हाकिम का कमरा था। पलाज से मिलकर आने के बाद वो कब से इसी पोजीशन में बैठी थी, घुटने सीने से लगाए, चेहरा घुटनों पे रखे। किसी आबशार के जैसे उसके बाल दोनों कंधों से ढलक कर आगे को गिर रहे थे। उसकी आंखें देखो तो आंसू बह रहे थे। सारी जिंदगी उससे खुद को मजबूत रखा, चाहे ढीठ बनकर ही सही, मगर खुद को झुकने ना दिया। पलाज को किसने हक दिया था कि वो एक झटके में उससे उसकी सारी खुद मुख्तारी छीन लेता। उसके पास हमेशा हल होते थे, लेकिन आज जो बात पलाज ने की थी उससे सीनिया की रूह तक लरसा दी थी। कब तक इस तरह बैठकर सोग मनाना है? आईने के सामने खड़ी शेजल ने सवाल किया था। आज रात नया साल शुरू होगा। तुम कैसम की तरफ से मधु हो और तुम यहाँ बैठकर क्या मातम कर रही हो? जीनिया ने अब भी कोई जवाब ना दिया। मैं जानती हूँ पलाज वापस आ गया है। वो तुमसे जो चाहता है तुम मरकर भी नहीं करना चाहती, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खौफजदा भी हो और तुम्हारे इसी खौफ ने तुम्हारे जहन को 2 हिस्सों में बांट दिया है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या है ना? हर ब्रेकअप और तलाक के बाद इंसान इसी तरह 2 हिस्सों में बट जाता है। अब के सीनियर ने चेहरा उठाया। तुम तैयार हो रही थी या फिर मेरा एक्सरे कर रही थी? उसका गला बैठा हुआ था। सारे मौसम दिल के होते हैं, मेरा दिल ही नहीं जा रहा कहीं जाने का। इसलिए क्योंकि तुमने दिल को बोझल कर रखा है। मैं मानती हूँ मौसम दिल के होते हैं, लेकिन इस तरह उसे एक कमरे में कैद करके उससे प्रोग्रेस मांगोगी तो ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। दिल भी जिस्म का एक हिस्सा है। जिस तरह किसी ज़िद्दी बच्चे को ज़बरदस्ती दवाई पिलाई जाती है, उसी तरह दिल को भी ज़बरदस्ती की रोशनी दिखाओ। क्या पता वो पलट जाए, खुश हो जाए। रिस्क लेने पड़ते हैं। मेरे पास हमेशा हल होते थे। मैं ऐसी नहीं थी, ये मैं नहीं हूँ। उससे मायूसी से गर्दन झुका दी। मेरे पास हमेशा आइडियाज़ होते हैं, लेकिन देखो कल तक मुझे एक नया आइडिया जमा करवाना है, वरना बीन्स कलेक्शन का प्रोजेक्ट मुझसे छिन जाएगा। और मज़े की बात सुनो, मेरे पास कोई आइडिया नहीं, मेरा दिमाग ब्लैंक है। वो ऐसे जोश से तब भी ना बोलती जब उसके पास आइडिया होता। लेकिन मैं फिर भी इस वक्त अपने दोस्तों के साथ उनके फार्म हाउस जा रही हूँ। हम पार्टी करेंगे, गॉसिप करेंगे, खाएंगे पिएंगे, शायद कोई आइडिया भी आ जाए। तुम्हारा मसला मुख्तलिफ है। तुम एक कंपनी को जवाबते हो और मैं जिंदगी को। मेरे अल्फाज अब ख़त्म हो गए। सच कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसे सीनिया का बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती नीचे खींचा। वो बेजारी से उठ खड़ी हुई। शेजल ने अलमारी में लटके उससे कपड़े यहाँ वहाँ किए, हर जोड़े को तनकीदी नज़र से देखा और फिर बिलाखिर एक स्याह मखमल का जोड़ा निकाल लिया जिसके ऊपर सफ़ेद खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी। इतना नफीस और खूबसूरत काम था कि पल भर को सताइश से नजरें गिरा हो जाए। थोड़ी देर बाद सीनिया आईने के आगे बैठी थी। स्याह रंग के जोड़े में उसकी रंगत चमक रही थी। बालों की फ्रंट चुटिया बना रखी थी जो कि इस वक्त उसके कंधे से आगे आकर गिरती थी। गले में चेन थी और नाक में वही शादीशुदा उर्दू वाला जेवर। शेजल जा चुकी थी और अब जीनिया अकेली थी। वो ठीक कहती थी। जीनिया खुद 2 हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन अब मस्जिद नहीं। उससे पहनी हुई लौंग के पेच खोले, उसे घुमाया और उतार लिया। अब वो मेज से अपने फिरोजे की लौंग निकाल कर पहन रही थी। पुरानी सीनिया के वापस आने का वक्त हुआ जाता था। उससे शादी को जिम्मेदारी और जिंदगी का हिस्सा समझा, लेकिन वो सांस रोक रही थी। कफस तोड़ा जा रहा था। मुझ पे सबसे ज़्यादा हक मेरा है। आईने में खुद को देखते हुए धीरे से दोहराया और सुर्ख लिपस्टिक उठाकर होंठों पे लगाई। अब वो तैयार थी। अब वो किसी भी आफत के लिए तैयार थी। अब वो अपने लिए तैयार थी। बेड पे धरी मखमली स्याह शॉल जिसके बॉर्डर पे नाजुक काम हुआ था ओढ़ते हुए जीनिया का दिल भारी ज़रूर था, मगर गम की शाम का इख्तिताम
ज़रूर होता है। गंभीर महल की रोशनियाँ आज सारे इस्लामाबाद की रोशनियों को मात देती थीं। स्याह गेट पे बारूदी मुलाजिम खड़े थे। आने वालों के ड्राइवर एक गार्ड मुलाजिम के हाथ में देते और उनके मालकिन गुरूर से गर्दन सीधी किए अंदर बढ़ जाते थे। अंदर आओ तो ताहते निगाह पहले वसी सब्ज़ार में कई अमरा हाथों में गिलास लिए यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। जरा से फासले पे लंबी लंबी मेज़ें लगी थीं, लेकिन इस तरह रश कम था, यानी खाना अभी नहीं खुला था। जीनिया हाकिम आज उस घर में दूसरी दफ़ा दाखिल हुई थी। एक नॉस्टैल्जिया सा था जो आस-पास बिखर गया। पहली बार जब वो यहाँ आई थी, तब उसके पास ऐसा मौका नहीं था कि गंभीर महल की रौनकें देखे, और आज तो कमबख्त दिल भी नहीं था। ये घर था कि क्या कोई इसके अंदर दाखिल होकर खुश और नॉर्मल क्यों नहीं रह सकता था? तवील रोश पार करते वो आगे बढ़ाई। यहाँ लोग ही लोग थे, कैसम के मुलाजिमीन, कैस गंभीर के दोस्त, साथी डिज़ाइनर्स, मेरी गंभीर के लोग। जीनिया चुपचाप एक तरफ आकर खड़ी हो गई। अपना आप ऑकवर्ड सा लगा। उससे चेहरा मोड़ कर देखा। गैस गंभीर स्या थ्री पीस से मलबूस घुंघराले बालों को जल से पीछे को किए थोड़ी थोड़ी देर बाद में मुख्तलिफ लोगों के पास ठहर ठहर कर कुछ बात करता था, मुस्कुरा देता या फिर मुस्कुराने पे मजबूर कर देता। कम अज़ कम उसे मेहमानों का ख्याल तो था। वो उसे ही देख रही थी। जब नज़रों का इर्तिकास महसूस करते हुए कैसे गर्दन तिरछी की, बेख्तियार ही दोनों की नज़रें मिली। जीनिया अगर नज़रें हटाती तो वो क्या समझ बैठता। इसी ख्याल के चलते वो उसे देखती रही। कैसे उसे देखते हुए ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए। साथ ही काउंटडाउन शुरू हो गई थी। लोग मजमे की सूरत एक जगह इकट्ठे होने लगे थे, मगर वो दोनों बराह रास्त एक दूसरे को देख रहे थे। 10, 9, 8। उसके बढ़ते हुए कदम एन सीनिया के सामने आकर रुके, मगर नजर ना हटी। जिद थी तो जिद सही, हठधर्मी थी तो परवाह किसे थी। 7, 6, 5। पहली बार जब तुम गंभीर महल आई थी तो ड्रग्स के बैग साथ थे, और अब दूसरी बार टर्मिनेट शुदा मुलाजिम की हैसियत से। क्या तुम कभी नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकती? 4, 3, 2। पहली बार जब मैं तुमसे मिली थी तो तुमने मेरी गर्दन पे बंदूक रखी थी। मुझे लगा तुम साइको हो, और आज उस सड़क पे मेरे साथ डील करने के बाद भी मुझे टर्मिनेट शुदा कह रहे हो। क्या तुम कभी नॉर्मल नहीं दिख सकते? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। शोर बुलंद हुआ। आसमान में आतिशबाजी होने लगी। नीली नारंगी सब्ज कर्ज के कोसों कज़ा के तमाम रंगों से मेज़ीन रोशनियाँ उन दोनों के चेहरों पे पड़ रही थीं। सारी दुनिया एक तरफ नए साल को खुशामदीद कह रही थी, और वो दोनों एक तरफ एक दूसरे को हाक्सर करने की दर पे थे। हमेशा की तरह तुमने मेरा मूड पूरी तरह खराब किया है। तुम्हारा शुक्रिया। वो पेंट की जेबों में हाथ डालकर बोला, तुम्हें देखकर मेरे इर्द गिर्द जो बाहर के फूल खिलने लगे हैं, उन्हें चुनते चुनते मैं थक ना जाऊं। किसी मुलाजिम से मेरी हेल्प का कह दो। वो कुछ कहता कि लोगों की पुकार पे पलट कर देखा। उसे केक काटने के लिए बुलाया जा रहा था। बाकी चले कुटे अल्फाज मुस्तकबिल के लिए संभालते हुए वो आगे बढ़ गया। सीनिया भी आगे आकर लोगों के दरमियान ठहर गई। केक काटा गया। अमरा और रोज़ा ने गॉसिप के दरमियान उन लम्हात को एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद वो घास के कते पे एक तरफ को चली आई। उसी पल उसे एक हैरान सी आवाज़ सुनाई दी। ओ माय गॉड, तुम यहाँ? साथ खड़ा मेरी गंभीर बेयकीन था। तुम यहाँ कैसे? तुम तो फायर्ड हो गई थी ना? मुझे आज ही दोबारा ज्वाइनिंग लेटर मिला है। ये कब हुआ? कल से मैं दोबारा कैसिम का हिस्सा हूँ। खाना खुल गया था। वो दोनों साथ चलते हुए मेज़ की तरफ जाने लगे। तुम जानती हो मुझे कितना बुरा लगा था तुम्हारे फायर्ड होने का सुनकर। मैं कैसे लड़ा भी था। हाँ, तुम्हारा नाम लेकर नहीं, लेकिन वेट, तुमने मुझे बताया भी नहीं। आखिरी इतलात तक मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ जो आपको मुतल्ला करूँ। मेरी आखिरी इतलात के मुताबिक मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं था, लेकिन तुमने जॉब जाने का मुझे बताया। क्यों बताया? जीनिया एक मेज़ से घेर रखी कुर्सी पे बैठी। मेरी उसके सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठा। वो कभी भी उसके साथ नहीं बैठता था, हमेशा सामने या फासले पे। वो इतला नहीं, इल्ज़ाम था। जीनिया ने अपनी प्लेट में कुछ रखा, साथ हाथ बढ़ाकर मज़ीद डिशेस प्लेट में डालने लगी। और उसी इल्ज़ाम के लिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ। खाएंगे? उससे अपनी प्लेट मेहंदी के आगे की। उसकी पिछली बात को नज़रअंदाज किया। बलोच लोग खाना खाते वक्त साथ बैठे हुए से लाजमी साथ खाने का कहते हैं, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त। जब मैं नाराज़ होता हूँ तो खाने की पेशकश भी रद्द कर देता हूँ। हवा हवा अंदाज में सीनिया के में इजाफा किया। वो ठीठ बगैर असलिए खाती रही।
ऐसा लजीज खाना देखकर मेहदी का दिल ललचाया। जब मैं खाना ना खाऊं तो मुझे फोर्स करते रहना चाहिए। वो आगे को होकर बोला। सीनिया उसे देखे बगैर खाती रही। देखो, मुझे मना लो, मैं बहुत जल्दी मान जाया करता हूँ। अब के मेहदी की बस हो चुकी थी। सीनिया ने चेहरा उठाकर उसे देखा। सुनहरी आंखें सब आंखों पे गड़ सी गई। ट्रैवल आपका एस्केप था। मुझे आपको अपने मसाइल के लिए कॉल नहीं करनी चाहिए थी। इनडायरेक्टली तुम मुझे सॉरी कह रही हो। उसे मुस्कुराहट दबाई। डायरेक्टली मैं आपको खामोश होने का कह रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना खाते हुए डिस्टर्ब होना नहीं पसंद। तुम अपनी बात को कवर कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लहजे में मौजूद का आंसर महसूस कर सकता हूँ। कहते साथ उससे अपनी प्लेट भर ली। चेहरा खिल उठा। ये आपकी कज़न है ना? कैसम में देखा था इसे। सीने ने कनखियों से फांसे पे खड़ी अनीसा की तरफ इशारा किया। मेरी ने गर्दन उठाकर देखा। वो किसी मर्द के साथ खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने चेहरा वापस मोड़ लिया। चमक मान पड़ गई। हाँ, ये मेरी कज़न है। आपका तजस्सुस भी? मेरी ने बेयकीनी से गर्दन उठाई। तुम्हें कैसे पता? मैं आंखों से पसंद नापसंद भांप लेती हूँ। साथी से कहकर वो दोबारा खाना खाने लगी थी। बलाज का ख्याल दिल से जाता रहा, मगर कब तलक। मेरी का फोन बजा तो उससे कॉल अटेंड कर ली। तुम वापस कब आए? हाँ यार, मैं मुल्क में नहीं था। हाँ हाँ, सब सेट है। वो मुस्कुरा कर खुशीली से बात कर रहा था। चेहरा चमक उठा था। तुम यहीं हो? गंभीर महल के बाहर। अंदर क्यों नहीं आए? अच्छा, वहीं रुको, मैं आता हूँ। वो मोबाइल कान से लगाए अपनी जगह से उठिया। सीनिया की नसों ने बेख्तियार उसका पीछा किया। जरा से फांसे पे वो रुका। गार्ड्स की मोयत में एक सूटेड बूटेड आदमी चला आ रहा था। उसकी मुस्कुराहट पुरकशिश थी। रोशनी में जहाँ उसका चेहरा वासिया हुआ, वहीं सीनिया हाकिम का दिल रुक सा गया। मेरी ने उस आदमी को गले लगाया और फिर जरा से ऊपर को उठाया। उन दोनों की कैकों की आवाज़ यहाँ तक आती थी। सीनिया के लिए सारी आवाज़ें रुक गई। उसकी आंखों की पुतलियाँ साकित हो गईं। अब कि वो दोनों जरा संजीदा थे। मेरी उसे अंदर चलने को कह रहा था। नो वारिद बस मना कर रहा था। सीनियर टुकर टुकर उन्हें देखी गई। अब वो संजीदगी से मेरी को कुछ कह रहा था। मेरी ने उससे कंधे पे हाथ रखकर गोया तसल्ली दी। साथ खड़ा आदमी मुस्कुराया। सीनियर को उसकी मुस्कुराहट मकरू लगी। उसे अपना दिल रुकता महसूस हुआ। चंद पल बाद वो अलविदाई कलामात कहकर पलट गया। मेरी घास के गधे पे यूं ही खड़ा रहा। फिर एक गहरी सांस भरते हुए वापस मेज की तरफ आया। आप इस आदमी को कैसे जानते हैं? जीने की आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। मेरी कुर्सी खींचकर बैठा। गहरी सांस ली। बलाजमीर, इसका नाम है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ थे। तुम क्यों पूछ रही हो? क्या कह रहा था? उससे बज़ाहिर नॉर्मल रहने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर कोई बेहद जोर से जकड़ रहा था। उसके हाथ लर्जिश का शिकार थे। असल में इसकी तलाक हो गई है, मगर इसकी बीवी इंतहाई टॉक्सिक औरत है। अब वो दोबारा इससे शादी करना चाहती है। बलाज के कुछ इश्यूज हैं। उसे अपनी एक्स की बात माननी होगी, वरना बहुत बुरा हो सकता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो आपसे क्या चाहता है? जीनिया दबा दबा सा घुराई। आसपास लोगों ने मुड़कर उसे देखा। मेरी ने कांटे वाले हाथ उठा दिए, जैसे कह रहा हो माय बेड। मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली क्या चाहता है, लेकिन उससे मुझसे मदद मांगी और मैंने वादा कर चुका हूँ। और ऐसा दोस्त है वो जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। वो कह रहा था मुझे कैस को मनाना होगा। अब देखो क्या करता है। सीने के कानों में घंटियां बजने लगी थीं। उसे बलाज के कहे हुए अल्फाज याद आए। सिर्फ 5 मिनट जैनी, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। यहाँ निकाह के पेपर साइन होंगे, यहाँ वो तुम्हें तलाक देगा। तुम मेरे लिए होगी। मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है, उसका कज़न भी बहुत अच्छा इंसान है। तुम एक बार उससे मिल लो, मैं उसके कज़न। बात काट दी गई। सीनिया ने उसके मुंह पे कॉल काट दी थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसका सांस बंद होने लगा था। मेज पे रखा बैग कंधे पे डाला और अगले ही लम्हे वो तेज से इस कदम लेती वहां से दूर जा रही थी। मेरी हैरत से उसे जाते हुए देखता रहा। वो जरूर उसके पीछे जाता, मगर आज की रात वो सीनिया को मौजूए महफिल नहीं बनाना चाहता था। शायद वो लफ्ज़ तलाक पे ट्रिगर हुई थी। उससे क्या सगाया। गंभीर महल के बाहर दीवार से लगी सीनिया आगे अपने आंसू पे बंद न रख सकी। इस्लामाबाद उसके साथ बेरहम था। जिंदगी ने उसके साथ इंसाफ न किया था, और जिन लोगों पे उसे थोड़ा बहुत भी एतबार था, वो उसके मुजरिमीन के साथ मिले थे। मेहदी, क्या उसे मेहदी को भी खोना था? कम अज़ कम मेहदी नहीं। आखिर वो क्यों? नया साल सीनिया हाकिम के लिए वही पुराने मसाइल साथ लाया था। कफस टूटा नहीं। हाँ, अलबत्ता मज़ीद तेज़ी से झगड़ा जा चुका था। कुछ इंसानों को जब किसी कफस में कैद किया जाता है, तो सबसे पहले वो बेयकीन होता है, फिर इनकार करता है, फिर झुंझला सा जाता है।
अगर इंसान काहिन होता तो उसे मालूम होता कहीं कब्ज दरअसल उसकी आज़ादी का परवाना है। कैसम की इमारत में कदम धरते हुए कैस गंभीर के ऑफिस का रुख करूं तो वहां एक सर्द सी फिजा कायम थी। पावर चेयर पे कैस गंभीर बैठा था और उसके सामने मेहदी। यानी तुम्हारे उस घटिया दोस्त ने अपनी बीवी को तलाक दी, फिर उसे जलील किया, और अब वो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। उसे शर्म आनी चाहिए। वो एक घटिया औरत पे कितनी बार यकीन करेगा? तुम ऐसे कैसे उसे घटिया औरत कह सकते हो? क्या मालूम वो बुरी ना हो? ओह, अच्छा, वो बुरी नहीं थी तो फिर उसे तलाक क्यों मिली? जिस औरत ने तलाक ली है उसमें उसका कसूर होता है। औरत के हाथ में वो जैसे चाहे मर्द को उठाए, जैसे चाहे बिठाए। वो चाहती तो निभा कर सकती थी, लेकिन औरत जात का क्या एतबार। ठीक है, मान लिया। दुनिया की सारी औरतें जहन्नमी और तुम नेक पारसा, बल्कि सारे मर्द जन्नत के कबूतर। अब हम मुद्दे पे आए। मुद्दा या फिर बकवास। अपनी बीवी को तलाक उसने दी है, हलाले के लिए वो हमें क्यों कह रहा है? और चलो, उससे कह भी दिया तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी, जो ये दरख्वास्त लेकर मेरे पास आए हो। हलाला, व्हाट नॉनसेंस। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरा नाम लेकर ऐसी फरमाइश कर कैसे सकता है। वो चलाया। तुम्हारा क्या चला जाएगा नाइटमेयर? बस 5 मिनट की बात है, और उसके बाद आज़ादी। बलाज ने मेरी बहुत मिन्नतें की हैं। वो खुद भी तुमसे बात करना चाहता था, मगर उससे इनकार कर दो। और अब अगर तुम्हारे मुंह से उसके हक में एक भी लफ्ज़ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? वो इतनी दुरुस्ती से बोला कि मेरी खामोश हो गया। कैस को अब भी ये एक किसी फिल्म की कहानी लग रही थी। इंसान एक कफस के साथ पैदा हुआ है, लाचारी का कफ्स। हर आंसू मौजूद होते हुए भी अपने से बड़े इंसान की मदद का मतमनी, और ये कफ्स सारी जिंदगी नहीं टूटता। वो चलने के लिए माँ का मोहताज है तो बोलने के लिए बाप के सिखाए अल्फाज का। एक दिन तमाम कफ्स टूट जाते हैं। वो दिन इंसान की मौत का दिन है। ये 3 जनवरी का जिक्र है। हॉस्टल के मीटिंग रूम में इस वक्त बलाज सोफे पे बैठा था। सीनियर गैर आरामदाज सी एक तरफ को खड़ी थी। वो उसे समझा समझा कर थक चुका था। क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी? मुझे छोड़कर कुछ नहीं बदलने वाला। मैं नहीं तो कोई और मर्द सही, मगर खुद से पूछो, इस एक शादी का टूटना कितनी बड़ी तबाही लाएगा। चाहे मैं मर भी जाऊं बलाज, लेकिन मैं कभी तुम्हारे पास वापस आने का नहीं सोचूंगी। मैं कभी भी तुम्हारे इस घटिया आइडिया को अमली जामा नहीं पहनाने दूंगी। बलाज अपनी जगह से उठकर उसके सामने आन खड़ा हुआ। ठीक है, तुम नहीं मानोगी। अब जरा मुझे मुस्तकबिल का नक्शा खींचने दो। जब तुम अपने घर वालों को बताओगी कि मैं तुम्हें तलाक दी, तब मैं साफ साफ कह दूंगा कि वो तलाक एयरपोर्ट पे नहीं दी थी। तलाक मैंने एक होटल के कमरे में दी, जहां तुम गैर मुनासिब हालत में एक मर्द के साथ थी। जीनिया का हाथ बेख्तियार उठा था, जिसे बलाज ने छकड़ लिया। वो फूलते तनफ्फुस सुर्ख होती आंखों के साथ उसे देखी गई। आगे सुनो डार्लिंग। सबसे पहले तो तुम्हारा अपना बाप पिस्तौल के अंदर का सारा लोहा तुम्हारे अंदर उतारेगा। और मेरा यकीन करो, अगर उसने ऐसा ना किया तो मेरा भाई, मैं या फिर खानदान का कोई भी गैरतमंद मर्द ये काम जरूर करेगा। गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल हमारे लिए नए नहीं है। अब्बा चाहे लाख सख्त मिजाज सही, वो मेरी बात का इत्बार करेंगे बलाज। अगर तुम पे और तुम्हारी बातों पे थूकेंगे भी नहीं। वो फुनकारी थी। बलाज महसूस को नजरों से उसे देखते हुए पीछे हटा था। चलो फिर आजमा कर देख लेते हैं। कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला। सीनिया साकिन से उसे देख रही थी। बलाज ने चंद तस्वीर और वीडियोस पे क्लिक किया, फिर रुक गया। तुम्हारे बाप से पहले क्यों ना तुम उन तस्वीर को देख लो। उसे स्क्रीन का रुख घुमाया। सीनिया बेयकीनी से पीछे को हटी। स्क्रीन पे सीनिया और कैस की तस्वीर थी। वो गाड़ी में बैठा था और उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अगली तस्वीर में सीनिया ने भी हाथ बढ़ाया। वीडियो खोली। उस वीडियो में सीनिया हाकिम स्याह रंग के जोड़े में मलबूस थी और फायरवर्क्स के दौरान वो कैस से कुछ कह रही थी। अगली कुछ तस्वीर में वो मेहदी के साथ खड़ी थी। ये भी गंभीर महल में होने वाली पार्टी की तस्वीर थी। जीनिया उसके साथ मुस्कुरा रही थी। तुम दो मुख्तलिफ मर्दों के साथ हो जीनिया। तुम्हारी पोजीशन कमजोर है। अब ये शो तुम्हारे अपने बाप को दिखाते हैं, फिर जो वो कहें। उसे तस्वीर भेजनी चाहिए। जब सीने की फंसी फंसी सी आवाज़ बाहर निकली, नहीं, प्लीज़ नहीं, अब्बा मुझे जान से मार देंगे। उसके लिए भोले से बड़बड़ाए। बलाज फातिहाना मुस्कुराया। काश हाकिम नवाब ने बाप होने का फ़र्ज निभाया होता तो आज जीनिया यूँ कमज़ोर ना पड़ती। जवानी में इंसान को लगता है कि वो आज़ाद है, मगर वो किसी मोहब्बत का कैदी हो जाता है। टीनेज में वो तवज्जो कमा रहा होता है और उम्र के दरमियाने हिस्से में उसे अज़दवाजी ज़िंदगी का बोझ रस्सन में बांध देता है।
इंसान को लगता है एक दिन आएगा और वो बेकफ्स होगा, मगर वो गलत होता है। कफ्स नहीं टूटते, उनके दरमियान बीच का रास्ता निकाला जाता है। बलाज उसे सोचने का वक्त देकर अंदर बैठा रहा। सीनिया बाहर आकर बशर को कॉल मिलाने लगी थी। इत्फाकन कॉल गूंज ने उठाई थी। बशर कहाँ है? काम से गया है? कहीं कुछ कहना है? खिलाफ तवक्का आज वो नर्म लहजे में कह रही थी। मुझे बशर से बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो आए तो। बशर ने उरूज को उसकी माँ के घर छोड़ दिया है। वो सीने की बात काट कर बोली। उसका दिल धक से रह गया। उरूज अस्पताल में दाखिल है। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर कहता है उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि सदमा बर्दाश्त कर सके। वो रुकी, अल्फाज जमा किए। उसका बच्चा भी खतरे में है जैनी। सीनिया ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। क्या बशर ने कुछ कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? उसकी आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता, वो बस मुझसे नाराज है। और तुम, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो किसी मासूम बच्चे की तरह पूछ रही थी। गूंज रो पड़ी थी। बेगम ने मुझसे राब्ता खत्म कर दिया है। उससे मुझे बहुत सुनाई, बहुत कुछ तुम्हारे बारे में कहा। अपने बारे में सुन लिया, तुम्हारे बारे में नहीं सुन सकी। मैंने उससे कह दिया जाओ, छोड़ना है तो छोड़ दो, अपनी बहन के खिलाफ नहीं जाऊंगी। जीनिया ने आंखें बंद कर ली। हलक में आंसुओं का गोला सट गया। मैं तुम्हें कसूरवार ठहराना चाहती हूँ, लेकिन नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि बलाज भाई का कोई कसूर जरूर होगा। तुमने हमेशा निभाई है जैनी, तुम तोड़ने वालों में से नहीं हो। यही बात मैंने सेगम से कही। वो कहता है मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। क्या गलत कहता है? सीने के सवाल पे वो रोते रोते हंस पड़ी। हाँ, गलत कहता है, क्योंकि मैं तुमसे ऑब्सेस नहीं हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। आई एम सो सॉरी कूंज, आई एम सो सॉरी। मैंने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं। कोई मेरे साथ नहीं है कूंज। जीनिया अकेली है, बिल्कुल अकेली। वो रो पड़ी। अब उसे रोना आ जाया करता था। तुम मुझसे नाराज मत हो ना। मुझे तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए पसे मंजर में जाने की आदत है। वो रूंधी आवाज में बोली। तुम्हारी वजह से मेरा रंग दब जाता है, मेरी जहानत भी, मेरी मोहब्बत भी। लेकिन मोहब्बत बहुत हर्ट करती है जैनी, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था इतनी तकलीफ होती है। यार, ये तो बहुत ज़्यादा है। हंस रही थी, वो रो भी रही थी। तकलीफ उसका दिल ची रही थी, लेकिन उसे बावकार रहना था। न जीनिया को इल्ज़ाम दिया, न बेगम की मिन्नतें की, मगर उसका दिल इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ था कि खून रिस रहा था। कॉल काटते हुए सीनिया का कलेजा मुंह को आया था। वो कहानी का कोलेट्रल डैमेज थी। सुरमा से सुरमा इंसान भी कफ्स में फड़फड़ा कर रह जाता है, और वो कफ्स रिश्तों का होता है, वो जिनसे मोहब्बत लाशोरी तौर पे उसके दिल में भर दी जाती है, और जिन पे गिव अप इंसानों के लिए मुश्किल हुआ करते हैं। ऐसे कफ्स में इंसान के लिए सर्वाइविंग के चांस कम पड़ जाते हैं, या फिर शायद ख़त्म हो जाते हैं। वो वापस कमरे में आई तो बलाज उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भीग रही थीं। जीनिया बेदम सी कुर्सी पे आन बैठी। बलाज उससे कदमों में। जिद मत करो जैनी, प्लीज़ ये जिद छोड़ दो। चाहे अपने घर में तुम बताओ, चाहे मैं, बहुत कुछ तबाह होगा, बहुत कुछ। मैंने तलाक दी, मेरी गलती थी, लेकिन तुमने भी तो मांगी ना। क्या ये तुम्हारी गलती नहीं थी? जीनिया कुछ ना बोली, बस चुपचाप बैठी रही। तुम चाहे सारी ज़िंदगी मुझसे नफरत करना, चाहे सारी ज़िंदगी मेरी शक्ल ना देखना, लेकिन एक बार इस अमल के लिए तैयार हो जाओ। हम कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहे। ये इस्लाम का निकाला हुआ हल है। मैं बदल गया हूँ जैनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या तुम चाहोगी तुम्हारे भाई का घर भी तबाह हो, तुम्हारी बहन खानदान के लिए दाग बन जाए? सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का खेल है, और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं तुम पे थूकती भी नहीं बलाज। वो सुर्ख आंखें उसके चेहरे पे गाड़ते हुए बोली थी। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास वापस आना नहीं। ये नहीं होगा, मेरी मौत के बाद भी नहीं। तुम हर बार नाकाम लौट जाओगे। उसकी आवाज़ बस थी, मगर अटल भी। बलाज चल लम्हे उसे देखता रहा। फिर सीनिया ने उसकी आवाज़ सुनी। तुम गलत हो जैनी, अब की बार तुम आओगी। तुम्हें लगता है कदीम वक्तों में औरतें अपने मर्दों के पास इसलिए लौट जाती थी क्योंकि वो कमज़ोर थी। औरतें कमज़ोर नहीं थी, उनके मर्द ताकतवर थे। तुम भी एक मर्द की दी हुई ताकत पे खड़ी हो। मैं तुम्हारे पैर से ज़मीन खींच लूँगा। औरत की कमज़ोरी है, मार खा लेगी, जिल्लत सह लेगी, पैरों की ज़मीन और सर की छत से हाथ नहीं धोएगी। तुम सीनिया को तोड़ सकते हो, झुका नहीं सकते। मैं आज़ाद हूँ, और मेरा कफ्स टूटेगा, याद रखना।
बलाज ने जवाब में कुछ न कहा, बस सोचता रहा और सोचता ही रहा। सीनिया उठकर चली गई। बलाज ने अपना मोबाइल उठा लिया। वो फैसला कर चुका था, दूर कहीं वो जानता था सीनिया आएगी, उसे आना था। वो ज़रूर आएगी। क्या सीनिया वाकई उसके पास आएगी?